हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस का हम लोग का सीरीज़ चल रहा है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर को कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग 68th जो बीपीएससी में पूछा गया था वो देख रहे हैं अभी। उसके बाद हम लोग 69th को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से कर रहे हैं ताकि उस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है 70th में तो आप लोग उसको कंप्लीट कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोग 70 नंबर तक क्वेश्चन को किए थे। कल ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाए थे। आज हम लोग जो है 69 नंबर के क्वेश्चन से करते हैं वापस से। तो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस ऑफ बिहार रिसीव लीस्ट एनुअल रेनफॉल। मतलब कि इन चारों जगहों में से कहाँ पर सबसे कम सबसे कम रेनफॉल जो है वो दर्ज किया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ दर्ज किया जाता है ये तो आप लोग को पता है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल दर्ज किया जाता है किशनगंज में। बिहार के किशनगंज में सबसे अधिक रेनफॉल होता है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि सबसे कम। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा ना तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। दिमाग क्या लगाना है, देखिए ये जिसका भी कॉपी है उसने सी को मारा है, पूर्णिया को। आप सोचिए कि किशनगंज से सटता हुआ बॉर्डर किस किस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का लगता है। कौन कौन सा जिला जो किशनगंज जिले से सटता है, तो पूर्णिया और अररिया ये दोनों किशनगंज के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि उससे सटता हुआ है। तो अगर किशनगंज में बहुत बारिश हो रहा है तो ऐसा थोड़ी होगा कि अररिया और पूर्णिया में एकदम कम बारिश हो रहा होगा। इन दोनों में भी बारिश अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, हो सकता है किशनगंज से थोड़ा सा कम होता होगा मगर एकदम लीस्ट तो नहीं होगा। तो ये दोनों तो आपका आंसर नहीं होगा, ये दोनों को आपको कट कर देना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है पटना और समस्तीपुर। ठीक है, अब ये देखना है, देखो पटना कहाँ है और समस्तीपुर कहाँ है, सोचना है दिमाग में। पटना और समस्तीपुर, तो समस्तीपुर जो है कौन इस इलाके अररिया पूर्णिया किशनगंज के इलाके से ज़्यादा पास कौन है, तो समस्तीपुर जो है वो ज़्यादा पास है। पटना जो है वो दूर पड़ जाता है। ठीक है, समस्तीपुर पास है यानी समस्तीपुर में भी बारिश आता होगा, रेनफॉल होता होगा। ठीक है, किशनगंज जितना नहीं होगा पर होता होगा। और पटना में इन चारों ऑप्शन में से आपका क्या आंसर हो जाता है, पटना। पटना में सबसे लीस्ट एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है और यही आंसर भी है। ठीक है, आप लोग ये मैप याद कर सकते हैं। देखिए आपको बिहार का मैप याद होना चाहिए, कौन जिला कहाँ पे है। अगर आप ये जानेंगे तो आप लोग तुक्का भी इसी तरह से मारता है, गेस भी इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, ब्लाइंड गेस नहीं किया जाता है, सोच समझ के करना होता है। अब यहाँ पे देखिए ये है किशनगंज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश है। डार्क ब्लू कलर में जो है किशनगंज अररिया सब ज़्यादा बारिश है। पूर्णिया में भी अच्छा खासा बारिश है, इसका भी कलर अलग है। ठीक है, वेस्ट चंपारण में भी बारिश होता है। तो ये सब इलाका यहाँ पे ज़्यादा बारिश, उसके बाद इस इलाके में उससे थोड़ा सा कम मगर अच्छा खासा बारिश, फिर इस इलाके में भी ठीक ठाक बारिश होता है। समस्तीपुर का यहाँ देखिए, यहाँ भी ठीक ठाक बारिश होता है। इधर नीचे भी ठीक ठाक बारिश हो जाता है, कैमूर रोहतास औरंगाबाद गया। बच गया ये ग्रीन वाला जो इलाका है, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है। ग्रीन वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट है, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ठीक है, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, इस इलाके में बारिश सबसे कम होता है। तो पटना में लीस्ट एनुअल रेनफॉल दर्ज किया जाता है। समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। 68 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट। डिवॉइड मतलब फॉरेस्ट नहीं हो है, जहाँ पर जंगल नहीं है। ठीक है, जहाँ है वो नहीं पूछ रहा है, कहाँ नहीं है। तो अगर आप ये चारों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ भी आप गेस मार सकते हैं कि गेस आपका क्या आंसर होगा। देखिए चंपारण को तो आप पहले हटाइए, क्योंकि चंपारण में आपको पता है वेस्ट चंपारण में बहुत ज़्यादा जंगल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वहीं पर है। भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो पश्चिम चंपारण में ही पड़ता है। तो जंगल होगा तब ना टाइगर रहता है। तो चंपारण आपका ऑप्शन जो है वो कट गया। इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, गया। गया को भी हटाई, क्योंकि गया में भी बुद्धा पार्क है, गौतम बुद्धा पार्क, क्योंकि बोध गया है ना वहाँ पे, तो गौतम बुद्धा पार्क है वहाँ पे। तो वो भी आपका छट गया। बच गया रोहतास और भोजपुर। अब इन दोनों में आप सोचिए कि भोजपुर कहाँ है, रोहतास कहाँ है। अगर आपको मैप थोड़ा सा ही पता है तो अभी हम लोग मैप में जिक्र किए थे कि रोहतास नीचे साइड में पड़ता है, कैमूर रोहतास। और कैमूर रोहतास इस सब में भी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है तो क्या होगा, जंगल भी होगा। ठीक है, पहाड़ है, जंगल है,
रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है, तो रोहतास भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है भोजपुर। कैसे आप निकालेंगे? गेस। गेस कैसे किए? जितना भी आप जो भी पढ़े हैं, जो भी आपको जनरल नॉलेज है, उसका प्रयोग करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अभी हम लोग फॉरेस्ट का मैप देख लेते हैं। ये आपके फॉरेस्ट का मैप है। यहाँ पे देखिए 21% से ज़्यादा जंगल जो है वो डार्क ग्रीन कलर में है। तो कैमूर और जमुई, कैमूर के बगल में देखिए रोहतास, ठीक है। और यहाँ पे जंगल जो है वो अच्छा खासा है। गया में भी ठीक ठाक जंगल है, 10 to 21%। गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, वेस्ट चंपारण में भी अच्छा खासा जंगल है। बाकी जो लाइट ग्रीन कलर में है उसमें 10% से कम जंगल है। तो बाकी ये सब लाइट ग्रीन में आता है, ठीक है। और इसमें से आपका ऑप्शन एक ही था भोजपुर, बाकी आपका जो ऑप्शन दिया था चंपारण, रोहतास और गया, इस सब में जंगल है। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट मैप। इसको भी आप लोग ध्यान से 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 67 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑक्यूपाई द एरिया ऑफ साउथ बिहार प्लेन। देखिए बिहार जो है ना उसको 3 भाग में बांटा जाता है फिजियोग्राफी के आधार पे। आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ें थोड़ा भी तो आपको पता होगा कि जैसे इंडिया है तो इंडिया का 6 फिजियोग्राफिकल डिवीजन होता है। 6 भाग में इंडिया को डिवाइड किया गया है। माउंटेन, गंगा प्लेन, प्लेट्यू, थार डेजर्ट, ठीक है, कोस्टल एरियाज और आइलैंड, 6 भाग में। उसी तरह से बिहार रीजन को भी 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो वो 3 भाग कौन कौन सा है, वो तीनों भाग पढ़ लेते हैं पहले। उसमें एक भाग साउथ बिहार प्लेन भी आएगा, प्लेट्यू भी आएगा। तीनों भाग पढ़ लेते हैं, तब हम लोग इसका 67 नंबर और 66 नंबर दोनों का आंसर जो है एक साथ ही कर सकेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। बिहार को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है हिमालयन माउंटेनियस रीजन, यानी कि मान लीजिए कि ये बिहार का मैप है। ये अगर आपके बिहार का मैप है, बीच से गंगा नदी बह रहा है। थोड़ा सा मैप गलत हो गया है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ये नहीं रहता है, ठीक है। ये है बिहार का मैप, ठीक है। बीच से आपका क्या फ्लो हो रहा है, गंगा नदी बह रहा है। तो बिहार जो है उसको 3 रीजन बांटते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ का जो रीजन होता है वो है हिमालयन माउंटेनस रीजन, यहाँ पे कुछ माउंटेन है। वेस्ट चंपारण जब आप जाएंगे ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उधर पहाड़ भी है और जंगल उंगल भी है ढेर सारा। तो हिमालयन माउंटेनस रीजन। दूसरा है बिहार का प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन, ये वाला प्लेन एरिया है, ठीक है। गंगा नदी के नॉर्थ में और गंगा नदी के साउथ में, दोनों साइड, जहाँ तक गंगा नदी का पानी बाढ़ बन के जाता है वहाँ तक क्या है, प्लेन एरिया है। और तीसरा है साउदर्न प्लेट्यू, यहाँ पे है कुछ प्लेट्यू, पठारी इलाका, जैसे कैमूर का पठार, रोहतास का पठार, गया अगर आप कभी गए होंगे देखेंगे वहाँ पहाड़ भी छोटा छोटा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मुंगेर गए हैं अगर तो वहाँ खड़गपुर है, खड़गपुर पहाड़ी। भागलपुर में भी भागलपुर रेंज है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो नीचे के साइड में भी कुछ आपको क्या मिलेगा, पहाड़ी इलाका है, तो उसको बोलते हैं साउदर्न प्लेट्यू। सबसे ऊपर हो गया हिमालय माउंटेन रेंज, बीच में हो गया गंगा प्लेन और सबसे नीचे हो गया साउदर्न प्लेट्यू, दक्षिणी पठार। अब सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंज देखते हैं 1 नंबर पे। तो हिमालय का कुछ हिस्सा जो बिहार में आया है वो हिस्सा शिवालिक रेंज है, ठीक है। शिवालिक, हिमालय का 3 रेंज होता है, वो पता होगा। तो सबसे निचला जो रेंज होता है वो होता है शिवालिक। ऊपर वाला होता है उसको ग्रेट हिमालयाज बोलते हैं। बीच वाला जो होता है वो लेसर हिमालय होता है, मिडिल हिमालय। और सबसे नीचे वाला होता है शिवालिक। और शिवालिक ही बिहार में, शिवालिक का कुछ हिस्सा बिहार में आता है। बिहार में उसको सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहा जाता है, सोमेश्वर रेंज, ठीक है। बिहार में वहाँ पे मंदिर उंदिर भी बना हुआ है और उसको क्या बोलते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। समझ गए ना, कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। वेस्ट चंपारण जाएंगे वहाँ मिलेगा। और जैसे 2 पहाड़ है, पहाड़ का 2 रेंज है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये है बिहार का नक्शा, तो एक ऊपर हो गया, सबसे ऊपर जो पहाड़ हो गया इसको बोलेंगे सोमेश्वर, और एक दूसरा पहाड़ का रेंज है उसको बोलते हैं रामनगर दून, ठीक है। रामनगर दून 1 नंबर और 2 नंबर। ऊपर हो गया सोमेश्वर और नीचे हो गया रामनगर दून। और दोनों पहाड़ी जो है उसके बीच में जो घाटी है उसको बोलते हैं दून घाटी, दून वैली, वैली का मतलब घाटी।
दो पहाड़, मान लीजिए एक पहाड़ है और दो पहाड़ है, तो बीच में ये क्या है, एक घाटी है ना, तो जो घाटी इलाका है उसको बोलते हैं दून वैली। तो ये तीन चीज हो गया। अब इंडो गंगेटिक प्लेन का बात करें, प्लेन एरिया, मान लीजिए ये बिहार का नक्शा है, ठीक है, तो ये जो प्लेन, ये जो गंगा नदी बहती है उसके दोनों साइड में क्या है, ऊपर का इलाका कहेंगे नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ गंगा प्लेन, उत्तरी गंगा प्लेन एरिया मतलब मैदान, उत्तरी गंगा मैदानी इलाका, और नीचे हो जाएगा दक्षिणी मैदानी इलाका गंगा का, ठीक है, साउथ गंगा प्लेन। तो ऊपर जो नॉर्थ गंगा प्लेन है वो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी नदी है नॉर्थ गंगा प्लेन में, देखिए नॉर्थ गंगा प्लेन में आपको घाघरा नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी सब नॉर्थ में आता है। गंगा नदी के नॉर्थ में घाघरा, कोसी, महानंदा, ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है आपको नॉर्थ गंगा प्लेन। और नीचे साउथ गंगा प्लेन भी है, यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ी भी है, जैसे राजगीर वगैरह आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा आपको पहाड़ भी देखने मिलेगा साउथ गंगा प्लेन में। और साउथ बिहार में ही एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है टाल क्षेत्र। अगर आप लोग बिहार शरीफ, राजगीर उधर के रहने वाले हैं तो आप टाल क्षेत्र के बारे में जानते होंगे, टाल रीजन। ये बहुत चौड़ा एरिया होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं उपजता है, सिर्फ दाल वगैरह उपजता है, सिर्फ पल्सेस, ठीक है, टाल क्षेत्र में। तो टाल क्षेत्र जो है वो साउथ बिहार में ही होता है। देखिए क्या लिखा है, द टाल रीजन ऑफ साउथ बिहार इज स्प्रेड फ्रॉम पटना टू मोकामा, पटना से लेके मोकामा तक फैला रहता है ये टाल क्षेत्र साउथ बिहार में। मोकामा में 25 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और राजगीर में बहुत सारा पहाड़ी भी देखने को मिलता है यही प्लेन एरिया में, जैसे बिहार शरीफ में पीर पहाड़ी, राजगीर में विपुलगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, रत्नागिरी, ये सब पहाड़ी देखने को मिलता है। और सबसे नीचे हो गया साउथ का पठार, पठार में भी जैसे कैमूर का पठार, और एक हो गया खड़गपुर की पहाड़ियाँ। कैमूर का पठार को रोहतास का पठार भी बोलते हैं, और दूसरा खड़गपुर की पठारी मुंगेर में पड़ता है। खड़गपुर कहाँ है, मुंगेर में। मुंगेर में एक ब्लॉक है उसका नाम है हवेली खड़गपुर, ठीक है। खड़गपुर की पठारी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, और वहाँ पे बहुत सारा चीज़ पाया जाता है जैसे ग्रेनाइट, शेल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट पत्थर, ये सब भी खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। समझ गए आप लोग, बिहार का तीनों जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो समझ गए। सबसे ऊपर हो गया हिमालयी रेंज जो है, जिसमें हो गया सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर, दून, और दोनों के बीच में हो गया दून घाटी। फिर हो गया नॉर्थ गंगा का घाटी और साउथ गंगा का घाटी। नॉर्थ में घाघरा नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, ठीक है। साउथ गंगा का घाटी, इसमें पुनपुन नदी वगैरह आता है। और उसके बाद पठारी इलाका, साउथ गंगा की घाटी में ही टाल क्षेत्र है। टाल क्षेत्र में कुछ भी नहीं उपजता है, सिर्फ पल्सेस, दाल वगैरह। फिर है साउथ गंगा का प्लेट्यू, साउथ बिहार प्लेट्यू, पठारी रीजन जैसे कैमूर का पठार, ठीक है। ये पठारी रीजन पूरा फैला हुआ रहता है, बांका सब जगह फैला रहता है। ये मैप में देखो, यहाँ समझ जाओगे। ये देखिए कैमूर से शुरू होता है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, बांका, ये सब पूरा पठारी इलाका है। थोड़ा सा मुंगेर, मुंगेर में खड़गपुर, भागलपुर, ये सब क्या है, पठारी इलाका। फिर ये वाला जो पश्चिम चंपारण और चंपारण वाला इलाका, ये है हिमालय का रेंज। और ये जो बाकी बीच में आपको बच गया ये सब है आपको गंगा का उत्तरी और दक्षिणी, बीच से गंगा ऐसे फ्लो करती है। तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी और नीचे वाला हो गया दक्षिणी, ठीक है। उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। अब तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑक्यूपाइज द एरिया ऑफ साउथ बिहार प्लेन, साउथ बिहार की घाटियों में कौन सा मिट्टी मिलेगा। तराई मिट्टी, टाल मिट्टी, अलूवियम माने जलोढ़ मिट्टी, और दोमट मिट्टी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। एक और हम लोग मिट्टी का थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि बिहार में कौन कौन सा मिट्टी मिलता है। तो टाल मिट्टी तो अभी हम बता ही दिए आप लोग को, साउथ बिहार में मिलता है। इसके अलावा एक होता है स्वैम्प मिट्टी, पीडमोंट स्वैम्प, ये पाया जाता है वेस्ट चंपारण में ही। फिर तराई मिट्टी, ये भी नेपाल के बॉर्डर, तराई जैसे अररिया, मधुबनी, जो तराई वाला जिला है ना उसमें मिलेगा तराई मिट्टी, ठीक है। मतलब जो नेपाल से सटता हुआ जिला सब है उसमें मिलेगा तराई मिट्टी। और पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी मिलेगा पश्चिम चंपारण में। और बाकी जगह मिलेगा गंगेटिक एलुवियल, माने गंगा का जो अलुवियल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो गंगा नदी से बना है। और टाल मिट्टी अभी बता दिए,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि साउथ बिहार में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, टाल मिट्टी। तो इसका आंसर हो गया टाल। तराई मिट्टी बता ही चुके हैं, तराई मिट्टी मिलेगा पश्चिम ये जितना तराई इलाका है ना वहाँ, यानी कि जितना नेपाल के बॉर्डर का क्षेत्र है। ठीक है, और दोमट मिट्टी क्या होता है, दोमट मिट्टी जो होता है ना, ये जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी बोलते हैं। जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है, आप लोग सुने होंगे, कभी पढ़े होंगे बचपन में, खादर और बंगर, खादर मिट्टी और बंगर मिट्टी। जो नया जलोढ़ होता है उसको बोलते हैं खादर, और जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बोलते हैं बांगर। तो बिहार में जो नया जलोढ़ होता है उसको बोलते हैं खादर, खादर को क्या बोलते हैं, दोमट। बिहार में दोमट बोलते हैं, यानी गंगा नदी के एकदम आसपास का जो जो जहाँ जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से, वो भी याद कर लेना। 12 जिला है जिससे गंगा नदी गुजरता है, और 12 जिला कौन कौन सा है पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो आप याद कर लेना मैप देख के। ठीक है, तो जो जिला से गंगा नदी गुजरती है वहाँ का जो मिट्टी होगा, नया मिट्टी होगा, उसको बोलेंगे दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी। और जहाँ पे गंगा नदी का बाढ़ कभी कभी आता है 5 साल में 7 साल में, तो वहाँ का मिट्टी पुराना मिट्टी है, उसको तो पूरा देश में बांगर बोलते हैं, पर बिहार में उसका नाम होता है बाल सुंदरी मिट्टी। याद रखिएगा, बाल सुंदरी। ठीक है, बाल सुंदरी मिट्टी। तो ये हो गया आपका 67 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको 66 नंबर क्वेश्चन। ये भी आप लोग आसानी से इसका आंसर आप ही लोग दीजिए। 66 का आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, हम पढ़ेंगे भी नहीं, आप ही लोग पढ़ के इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, बिहार का क्वेश्चन गया। ठीक है, बिहार स्पेशल हो गया यहीं तक। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया का बाउंड्री जो अफेक्टेड है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। टेररिज्म मतलब आतंकवाद। कौन सा बाउंड्री है जो आतंकवाद से अफेक्टेड है, तो ये तो सबको पता है, इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री। इंडिया और चाइना बाउंड्री में भी डिस्प्यूट तो है, बाउंड्री को लेकर के लड़ाइयाँ हैं, मगर आतंकवादी टाइप का लड़ाई नहीं है। इंडिया श्रीलंका में भी बाउंड्री को लेकर लड़ाई है, मगर टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म कहाँ है, इंडो पाक बॉर्डर में। ठीक है, तो सारा बॉर्डर ही हम लोग कवर कर लेंगे। बॉर्डर संबंधित एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, तब हम लोग बॉर्डर का पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो, द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो बाउंड्री है वो किससे पास होता है, बे ऑफ बंगाल से, गल्फ ऑफ मन्नार से, कोरोमंडल कोस्ट या पाक स्ट्रेट। तो देखिए, ये मैप है, यहाँ पे आपको क्या है, ये इंडिया है और ये है श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कह रहा है कि बाउंड्री जो किससे पास होता है। यहाँ देखिए लिखा है पाक स्ट्रेट, यहाँ लिखा है गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला जो है ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और इधर हो गया आपको बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये बीच वाला जो है ये है पाक स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या आ रहा है, बीच में, यानी कि यहाँ पे श्रीलंका का मुंह है, यहाँ इंडिया का मुंह है, तो बीच में आ रहा है पाक स्ट्रेट। तो आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट, यानी पाक स्ट्रेट। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार तो नीचे है और बे ऑफ बंगाल तो ऊपर है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी नीचे है, बे ऑफ बंगाल ऊपर है, बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट। और एक और जो ऑप्शन में नाम दिया हुआ है, कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे देखो लिखा है सी नंबर में, कोरोमंडल कोस्ट है ना ये। तो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के कोस्ट को बोलते हैं, वो कोई बॉर्डर नहीं है। ये तमिलनाडु का जो कोस्ट है ना, इसको ही कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, कोस्टल इलाका को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इसलिए फेमस है ना कि बिहार मतलब इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ विंटर में बारिश होती है, विंटर रेनफॉल। ऐसे तो सब जगह समर रेनफॉल होता है, गर्मी में बारिश होता है ना, लेकिन कोरोमंडल कोस्ट जो है तमिलनाडु का, यहाँ पे होता है विंटर रेनफॉल। तो याद रखिएगा, ठंडा में बारिश होती है यहाँ पे, विंटर रेनफॉल। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बॉर्डर्स देख लेते हैं, बॉर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इंडिया कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, ये तो सिंपल सा चीज़ सब याद रखना है। 1 नंबर पाकिस्तान, 2 नंबर अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 बांग्लादेश, 7 म्यांमार, 8 श्रीलंका और 9 है मालदीव। ठीक है, इंडिया जो है वो 9 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। ऐसे लैंड बाउंड्री 7 के साथ ही है, लैंड बाउंड्री है ना, 7 के साथ ही लैंड बाउंड्री है।
और वाटर बाउंड्री माने सी बाउंड्री 2 ठो के साथ है, श्रीलंका और मालदीव के साथ। तो कुल मिला के 9 देशों के साथ इंडिया जो है वो अपना बाउंड्री बनाता है। और इंडिया का सबसे लंबा बाउंड्री किस देश के साथ है? सबसे लंबा बाउंड्री देखने में तो लग रहा होगा आपको कि चाइना के साथ एकदम यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसे 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 ऐसे, नहीं, मगर सबसे लंबा बाउंड्री जो है वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, मुड़ा मुड़ा हुआ है, अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये सबसे लंबा होगा। तो ये याद कर लेना है। उसके बाद जैसे आपको ये याद कर लेना है कि बिहार से किसका बाउंड्री है, तो नेपाल का बाउंड्री है। और बिहार का कौन कौन जिला से नेपाल टच करता है ये सब याद कर लीजिएगा। वो बिहार का जितना ऊपर का जिला है जिससे नेपाल टच होता है वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा। कितना जिला, 7 है शायद। ठीक है, इसके बाद भूटान से कौन कौन टच होता है, पाकिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान से इंडिया डायरेक्ट टच नहीं होता है। अफगानिस्तान से इंडिया क्या टच होता है, पीओके वाला हिस्सा जो है वो टच होता है। सबसे छोटा बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ में ही है। तो इस तरह से ये आपको बाउंड्री याद कर लेना है। उसके बाद देखो, ये जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ये पूछ सकता है, रेड क्लिफ बाउंड्री बोलते हैं। उसी तरह से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी जो है वो भी रेड क्लिफ ही है, क्योंकि बांग्लादेश भी तो पहले पाकिस्तान ही था ना। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से। तो बाउंड्री तो 1947 में बना जब देश आज़ाद हुआ था। तो बाउंड्री किसने बनाया था? रेडक्लिफ नाम का एक अंग्रेज आदमी था, उसने ही बाउंड्री बनाया था इंडिया और पाकिस्तान का। तो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों तरफ जो लाइन है उसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। और इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन। मगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से यहाँ अरुणाचल पर, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो लाइन है वो है मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन। बाकी जगह कौन सा लाइन है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। इंडिया और चाइना के बीच में बाकी जगह पे है LAC। मैकमोहन कहाँ है? सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री है। ठीक है, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। और LOC इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, POK के पास है LOC। तो ये याद कर लीजिएगा। फिर कौन सा जो स्टेट है वो किससे किस, जैसे पाकिस्तान से कौन कौन स्टेट टच होता है, ये सब पाकिस्तान से जैसे गुजरात होता है, राजस्थान होता है, पंजाब होता है, जम्मू कश्मीर होता है। इस तरह से ये याद कर लेना है आपको, सब आपको मैप में मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इनिशियली इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स एज पर रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कह रहा है कि अभी तो इंडिया जो है उसमें, इंडिया में शुरू में कितना राज्य था? ठीक है, शुरू में अभी तो इंडिया में कितना राज्य, 28 स्टेट्स। लेकिन स्टार्टिंग में कितना राज्य था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है उसके रिकमेंडेशन पे? तो देखो, सबसे पहले एक ये कमीशन बनाया गया था, ये आयोग बनाया गया था 1953 में। इसके हेड थे फजल अली, तो इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को। और उनका ये था कि 14 स्टेट बनाने हैं। ठीक है, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। और 1956 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और उसी के आधार पे इंडिया में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। ऑप्शन में 14 है नहीं कहीं, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है ऑप्शन सारा। ठीक है, 16 किसी ने मार दिया है, मगर ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही सब गलत है। ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आपको आएगा, क्योंकि BPSC में आपको पता ही है कि गलत बहुत पूछता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें कोई भी ऑप्शन आपको लगेगा कि मैच नहीं कर रहा है, तो उसका मार्किंग सबको मिलेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना जिसमें सब ऑप्शन गलत होते हैं, तो उसमें 1 नंबर हर स्टूडेंट को मिलता है, चाहे आप कुछ भी मारिए। तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। इसका आंसर होता है 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। और ये एक्ट पास हुआ था 1956 में। ठीक है, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और जो सबसे पहला राज्य बना था, ठीक है, भाषा के आधार पे जो सबसे पहला राज्य बना था उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वो हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। एक व्यक्ति थे, उन्होंने 56 दिन तक उपवास किया था और उनका डेथ हो गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाया गया था तेलुगु भाषा के आधार पे। वो जो व्यक्ति थे उनका डेथ हो गया था, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू।
ठीक है। तो उन्होंने ये लड़ाई की थी कि तेलुगु भाषा का अपना राज्य होना चाहिए। तो अपना राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर द ब्लॉक लेवल प्लानिंग कमिटी। ब्लॉक स्तर का जो प्लानिंग कमिटी होता है उसमें कौन हेड होता है उसका। देखिए 1992 में, ठीक है, 1992 में बिहार में पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज का 3 स्तर होता है। जो पहला स्तर होता है वो होता है विलेज लेवल प्लानिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। दूसरा होता है ब्लॉक लेवल प्लानिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं पंचायत समिति। और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं जिला परिषद। ठीक है, 3 लेवल होता है प्लानिंग का। प्लानिंग का 3 लेवल होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो तो मुखिया होता है गांव का, प्लस उसको एक सरकारी कर्मचारी भी मिला होता है, इसका नाम होता है पंचायत सचिव। ठीक है। ब्लॉक लेवल का जो प्लानिंग कमेटी होता है उसको पंचायत समिति बोलते हैं। उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रमुख। ठीक है, प्रमुख प्लस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो उसको प्रिसाइड करते हैं, यानी उसके चेयरमैन होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और जिला परिषद का जो होता है उसका होता है जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है, जो एक राजनीतिक पार्टी हो गया और एक सरकारी आदमी हो गया, मतलब एक राजनीतिक आदमी हुआ, जैसे मुखिया हो गया ग्राम पंचायत का, ब्लॉक का हो गया प्रमुख और जिला का हो गया जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है, उसी तरह से एक सरकारी आदमी हो गया ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव, ब्लॉक का जो है बीडीओ और डिस्ट्रिक्ट का होते हैं टीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो इसका आंसर हो गया आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक लेवल वाले का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि द रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रिफर्स टू। रीजनल डिस्पैरिटी का क्या मतलब है। रीजनल माने क्षेत्रीय और डिस्पैरिटी का मतलब अंतर। देखो बिहार में क्या है ना कि आप लोग सुने होंगे कि दक्षिणी बिहार भारत में जो दक्षिणी भारत है, साउथ इंडिया, वो बहुत ज़्यादा जो है एजुकेटेड है। जैसे केरला में सबसे अच्छा एजुकेशन है, बहुत अच्छा वहाँ पे पॉपुलेशन को भी वो लोग कंट्रोल किया हुआ है, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, डेवलपमेंट भी उधर अच्छा है। ठीक है, साउथ इंडिया का बात कर रहे हैं। और नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी, बिहार, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, गरीबी भी ज़्यादा है, लोग माइग्रेट करके काम करने के लिए मजदूर बन के जाते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, तो जो नॉर्थ बिहार है वो क्या है, कम डेवलप है, और जो नॉर्थ इंडिया है वो कम डेवलप है, और जो साउथ इंडिया है वो अधिक डेवलप है। तो इसी को बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। माने ये डिस्पैरिटी है, अंतर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरा इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर इक्वल डेवलपमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि इसका क्या मतलब है, रीजनल डिस्पैरिटी का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक विकास, साउथ इंडिया का आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है, एंड अनइवन इकोनॉमिक अचीवमेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में, यानी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग आर्थिक विकास की मात्रा। जैसे साउथ इंडिया में आर्थिक विकास अच्छा हुआ है और नॉर्थ में विकास जो है वो कम हुआ है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बी ही क्यों हुआ, क्योंकि ए नंबर आधा बोल रहा है डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ तक बोल रहा है आधा, और सी नंबर भी और आधा बोल रहा है अनइवन इकोनॉमिक अचीवमेंट, है ना। और बी नंबर जो है ये ए और सी दोनों को मिला करके आंसर दिया है, तो इसीलिए बी जो है वो सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 61 तक इस वीडियो में कर लिए। इसके बाद हम लोग आगे अगला वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।